सवाल है और मैं बहुत महीनों से एक्चुअली हो गया है ये पूछने का कि ये 90% का शॉर्ट्स एफआईज का अभी तक लगा हुआ है। हम सोचते कभी आईटी में रिकवरी आएगा, कहीं बैंकिंग पे आएगा, आते हैं फिर चले जाते हैं। आईटी बैंक और थोड़ा सा ऑयल एंड गैस में एफआईज का पोजीशन है। इन तीनों के अलावा हम कहाँ से, ये जो बहुत बड़ा सवाल है कि रिकवरी जो है या जो शॉर्ट कवरिंग है वो देखने मिलेगा एफआईज का, ये कब आने वाला है, ये एक सवाल है। जरा आप बताएं क्या ट्रिगर हो सकते हैं। देखिए, इंडिया को आप स्टैंड अलोन मार्केट की तरह मत देखिए। आप इंडिया को एक ऐसा मार्केट की तरफ देखिए जो ग्लोबल मार्केट में इट इज वन अदर मार्केट। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में इतनी बड़ी तेजी आई, तो अगर किसी को अगर मोमेंटम प्ले करना है, ट्रेंड प्ले करना है, तो वो यूएस मार्केट में प्ले करेगा। चाइना में हमने इतनी बड़ी तेजी देखी, सिंगापुर में अपने इतनी बड़ी तेजी देखी, और यूरोपियन मार्केट्स काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया अंडर परफॉर्मर रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो एक एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है वो उसी मार्केट को शॉर्ट करना चाहेंगे। एंड सेकेंडली आई थिंक हमारा मार्केट डेफिनेटली एक्सपेंसिव है और हमारे कुछ कंसर्न्स भी रहे हैं फंडामेंटली। बट जिस तरह के गवर्नमेंट एक्शंस रहे हैं, अगर प्राइस एक्शन यहां से अच्छा होता है और बाजार अगर 25,000 के ऊपर निकलता है, जो ज्यादा दूर नहीं है, 150 पॉइंट की तेजी अगर यहां से होती है और 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो मुझे लगता है कि एफआईएस की बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट्स विल देन कवर अप फॉर द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 1 ईयर। मुझे लग रहा है कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। अब जो 90% शॉर्ट्स है वो और ज्यादा तो हो नहीं सकता, वो कम ही होगा। आई थिंक 7-10 दिन और वेट करना चाहिए। सितंबर 22 के आसपास आई थिंक हम हो सकता है कि उसकी शुरुआत देखें। बिल्कुल, ज़्यादा बड़ा ट्रिगर्स है नहीं गौतम। सितंबर 17 को फेड की मीटिंग और ये भी लार्जली फैक्टर इन हुए जा रहा है। और हम यूएस मार्केट्स में, आपने कहा भी था, नास्डैक भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो है क्लोज हुआ था। अब चिप शेयर्स में भी जो है ग्लोबली अपमूव देखने मिल रही है। लेकिन एक बार निफ्टी बैंक पे जो है आपसे राय लेना चाहेंगे। आप फंडामेंटली कोई बड़ा ट्रिगर आ नहीं रहा है, एंड ऑफकोर्स 2 हफ्ते बाद अगर कुछ आता है तो निफ्टी बैंक में भी अपमूव आएगा। लेकिन कुछ खास जो है अपमूव आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जो आपका हैवी वेट्स है वहाँ से नहीं देखने मिला है। कुछ कुछ पीएसयू बैंक्स में एक तेज़ी आई थी लास्ट मंथ, फिर वो भी गिव अप कर दिया गया। तो आप किस तरह देख रहे हैं बैंकिंग स्पेस पे? और एक और सवाल रहेगा, लेकिन वो बैंकिंग स्पेस पे रहेगा, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि निफ्टी बैंक क्या जो है स्ट्रेंथ दिखाने वाला है, और दिखाने वाला है तो क्या सिर्फ ये 2 हैवी वेट के लिए वेट कर रहे हैं, कि बाकी सारे स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है बैंकिंग खेमे में? देखिए, बाजार को अगर चलना है और मार्केट को अगर ब्रेकआउट देना है तो बैंक निफ्टी को तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। हम तो ये पिछले सालों से देख रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि निफ्टी अच्छा करे और पूरा मार्केट अच्छा करे और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करे। इनफैक्ट हमारी सिचुएशन अभी ऐसी रही है पिछले 3 से 6 महीनों में, कोई लीडरशिप नहीं है, क्योंकि रिलायंस कहीं नहीं जा पा रहा है, आईटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और बैंक्स भी नहीं चल पा रहे थे। तो इसके चलते निफ्टी में हमने रेंज बाउंड एक्टिविटी देखा, जिसको हम अंडर परफॉर्मेंस मान रहे हैं। बट जिस तरह का भी बैंक निफ्टी का सेटअप है, मुझे लग रहा है कि 53,500 का बड़ा सपोर्ट था, वहां से हम पिछले 7-10 दिनों में रिबाउंड किए हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पर भी बॉटम बन गया है, और एक बार 54,500 निकलेगा तो बैंक निफ्टी आराम से 57,500 और इवेंचुअली 60,000 तक जा सकता है। फंडामेंटली ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है, वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स इन द मार्केट। और मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमी पिकअप करता है अगले 1-2 क्वार्टर में, तो उसका एडवांटेज बैंक्स को मिलेगा ही। सो सारे टॉप बैंक्स हमें अच्छे लगते हैं, बट पीएसयू बैंकिंग हमें बेटर लगता है, क्योंकि आई थिंक वैल्यूएशन ज्यादा कंफर्टेबल है। आप एसबीआई को देखिए, पिछले 3-6 महीने में वो गिरा ही नहीं, अभी भी 800 के ऊपर है। नो रिकमेंडेशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग ज्यादा अच्छा करेंगे, बट ओवरऑल बैंकिंग विल मेक अ कमबैक। बैक होगा, पीएसयू बैंक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, और मैं हमेशा ये कंप्लेन करता हूँ हमारे सारे दर्शकों को जो भी सुनते हैं हमें, कि ये वेटेज जो है इतना ज़्यादा स्क्यूड क्यों है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक की तरफ से, क्योंकि वो पूरा पिक्चर देता नहीं है। क्या आपको लगता है इक्वल वेट या कोई वेट में जो है रैशनलाइजेशन होनी चाहिए निफ्टी बैंक की? क्योंकि वो पूरा इंडेक्स को जो है पूरे बैंकिंग सेगमेंट में सिर्फ 2 ही बड़े बैंक है जो पूरा ऑलमोस्ट दिखाते हैं। क्या लगता है कि ये समय आ गया चेंज करने का? देखिए, अच्छे टाइम में तो कोई इसके बारे में कंप्लेन करता नहीं है, क्योंकि अच्छे टाइम पे ये 3-4 स्टॉक ही बाजार को ऊपर ले जाते हैं और बाजार को टाइम लगता नहीं है ऊपर जाने में। जब एक डिफिकल्ट पीरियड चलती है, जब अंडर परफॉर्मेंस रहता है, और जब ये 2-3 स्टॉक जब नहीं चलते हैं, तब लगता है कि अरे ये तो गलत चीज है।
बट मेरे मेरे हिसाब से ये गलत चीज है, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से तो इंडेक्स है ही नहीं। क्योंकि अगर 2-3 स्टॉक 50% इंडेक्स के रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो करेंगे उसके चलते ही मार्केट चलेगा और इंडेक्स चलेगा। तो आई थिंक इक्वल वेट इंडेक्स इज डेफिनेटली समथिंग दैट वन शुड फॉलो। इनफैक्ट गोल्डीलॉक्स में हम इक्वल वेट इंडेक्स, प्राइस वेट इंडेक्स काफी फॉलो करते हैं, उससे एक करेक्ट पिक्चर मिलती है। बट अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत अगर रैशनलाइजेशन हो और ये कंपोनेंट्स अगर थोड़े से चेंज हो और वेटेज कम हो, थोड़ा सा इक्वल वेट हो, तो आई थिंक वो बाजार को और अच्छा बनाएगा और स्ट्रांग ही बनाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल एसेट क्लासेस में भी जो है मेरी नज़र है, और देखिए इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है तो मेटल्स पे या आप कहेंगे गोल्ड सिल्वर पे जो है अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने मिली, बाई डेफिनेशन आ रहा है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग रेशियो जो है मैंने स्टडी किया है, गोल्ड पुट रेशियो। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड खरीद रहे हैं और टी बिल्स घटा रहे हैं। तो ज़रा बताएं कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे और ज़्यादा रैली हमें देखने मिल सकता है? लॉन्ग टर्म चार्ट लोग 30 साल 40 साल ये स्टडी करते हैं, और मुझे पता है कि आप जो है टेक्निकल्स जो है आप लॉन्ग टर्म भी बहुत स्टडी करते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल के बड़े एसेट क्लासेस के डेटा पे। पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएं। और सवाल यही है, सिल्वर ज़्यादा चलेगा गोल्ड से, या गोल्ड और सिल्वर दोनों और ज़्यादा चलने वाले हैं? देखिए, मैं 25 साल से चार्ट्स देख रहा हूं, तो मेरा तो काफी एक्सपीरियंस है बुल मार्केट्स और बेयर मार्केट्स देखने का। आई मीन आजकल के मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने तो 2008 देखा ही नहीं है और 2003 देखा नहीं है। मैंने वो फेजेस देखे हैं कि मार्केट में क्या होता है एक बेयर मार्केट में या एक रेजिंग बुल मार्केट में। मुझे अभी भी याद है 2003 में सेंसेक्स 9 महीने में डबल कर गया था। तो वैसी भी हमने तेजी देखी थी जो आजकल हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, आई थिंक पिछले 18 महीनों में मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूं, मैंने कहा है कि एक मेगा ट्रेंड है। मेरा अभी भी मानना है कि ये मेगा ट्रेंड है। गोल्ड इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड सिल्वर इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन इंडस्ट्रियल यूज। तो चार्ट्स अभी भी अच्छे हैं, कोई साइंस ऑफ टॉपिंग आउट है नहीं। गोल्ड 3650 3700 में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि एक पुल बैक आ जाए, बट ओवरऑल आई थिंक 4000 के लेवल पे गोल्ड जाएगा। जी बट द बिल्कुल। बिगर अपॉर्चुनिटी जो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं वो है सिल्वर। सिल्वर अभी भी $42 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहां से भी 25 से 30% की तेजी आएगी एंड गोल्ड एंड सिल्वर विल स्टिल बीट इक्विटी मार्केट रिटर्न्स वर्ल्ड वाइड। सो मेरा तो ये मानना है, और गोल्ड और सिल्वर में अगर आपकी खरीदारी हुई है लो लेवल्स पे, तो आप प्लीज उसमें बने रहें। ये मैं एग्री करूंगा गौतम। पिछले 3 साल के डेटा पे मैंने भी स्टडी किया है, तो सिल्वर ईटीएफ 26% सीएजीआर दिया है, गोल्ड ईटीएफ 23% सीएजीआर दिया, और बहुत सारे इक्विटी स्कीम्स को जो है आउट परफॉर्म ऑलरेडी किया गया है। लेकिन अगर ये ट्रेंड आता है तो ये मेगा ट्रेंड होता है और ये लंबे समय तक चलता है। अब धीरे धीरे करके सेक्टोरल स्पेस पे भी जो है हम आएंगे, और उसके अलावा जो है हमारे जेनजी जो दर्शक है उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट किया है सवाल आपसे पूछने का बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर। आई एम श्योर आप दुबई में हैं और वो बहुत बड़ा क्रिप्टो कैपिटल भी है, तो उसके बारे में भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन अभी सेक्टोरल स्पेस पे आ जाते हैं। ऑटो शानदार स्पेस है, आज भी अच्छी मोमेंटम आई है, निफ्टी ऑटो की बात करें और ऐसी बाइंग आ रही है। आप देखिए चौतरफा बाइंग देखने मिल रही है। ईवी लीजिए, ऑटो लीजिए, ये सेगमेंट जो है आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा है। आपको लगता है ये कंटिन्यू होगा या कुछ कुछ पॉकेट्स में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होना चाहिए? देखिए, जो हो रहा है वो लॉजिकल है, क्योंकि जिस जिस तरह की जीएसटी पुश आई है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर दैट इट विल स्पर कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमी और कंपनीज अगर पिकअप करते हैं अगले 2 क्वार्टर में, तो ऑटो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। वो हम चार्ट्स पे देख रहे हैं। इनफैक्ट 15 दिन पहले ही हमें चार्ट्स पे दिख गया था कि एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। और मेरा मानना है कि ऑटो इंडेक्स यहाँ से लाइफ टाइम हाइस पे जा सकता है। इंडेक्स में 15% की तेजी यहाँ पर आराम से मिलनी चाहिए। तो स्टॉक्स में आप सोचिए 20 से 30% की तेजी मिल सकती है, और 4 व्हीलर्स हमारे फेवरेट है। तो एक जेन्युइन ट्रेंड है, ऑटो में डेफिनेटली कमिटेड रहना चाहिए। क्योंकि लोग आज प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि थोड़ा सा आप 3 से 6 महीने के बारे में सोचें और उसको होल्ड करके रखें। आई थिंक अगर बाजार यहां से ब्रेकआउट देगा तो ऑटो यहां से और चलेगा। और जो दूसरा सेक्टर हमें अच्छा लगता है, जो मैंने अपने रिपोर्ट में भी काफी कहा रिसेंटली, वो है मेटल्स। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में भी एक बहुत बड़ी ट्रेंड है, वहां पर भी कमिटमेंट इस लेवल्स पे बनानी चाहिए। मेटल्स पे हम बात भी कर रहे थे कि फेड की जो है रेट कट